दोस्तों, पिछली क्लास को अगर हम देखेंगे तो पिछली क्लास में हमने देखा था कि 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आती है, जिसके तहत भारत को दो भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। भारत और पाकिस्तान में विभाजित कर दिया जाता है माउंटबेटन योजना के तहत। अब आज जो हम चर्चा करेंगे, 1947 में जब स्वतंत्र होता है भारत, तो उसको स्वतंत्र करने के लिए एक अधिनियम आता है जिसको हम स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कहते हैं। तो इस अधिनियम के तहत हम देखेंगे कि आखिर जो हमारा संविधान है, उस संविधान को कितनी शक्तियां मिलती हैं इस स्वतंत्रता अधिनियम के दौरान। यहाँ से अब हम देखते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, अब हम इसको समझ लेते हैं कि आखिर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के दौरान जो भारतीय संविधान सभा थी उसको छूट क्या मिली या उसको पावर क्या मिला। उसके अगर हम पावर को देखेंगे तो यहाँ से इस अधिनियम के दौरान अगर हम देखेंगे तो जो हमारा संविधान सभा है, वो हमारा संविधान सभा इसके दौरान अगर हम देखेंगे तो संप्रभु हो जाती है। संप्रभु हो जाती है। अगर हम इसको देखेंगे, इसका मतलब अगर हम समझें कि संप्रभु का क्या मतलब है यहाँ पर, तो जो हमारी संविधान सभा है वो अब अपने निर्णय स्वयं ले सकती है। वो किसी भी निर्णय को जो है बना सकती है या किसी भी निर्णय को तोड़ सकती है। या यूं कहा जाए, इसको हम स्पष्ट शब्दों में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि ब्रिटिश द्वारा बनाए गए किसी भी नियम को अब जो हमारी संविधान सभा है वो ब्रिटिश द्वारा बनाए गए किसी भी नियम को पूर्णतया समाप्त कर सकती है या उसको नए तरीके से लागू कर सकती है। इसके लिए अब भारतीय संविधान सभा को ब्रिटिश से जो है इसकी परमिशन की आवश्यकता नहीं है या उससे जो है पास कराने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे जो हमारी संविधान सभा है वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो चुकी है। अब ये अपना नियम स्वयं बना सकती है या किसी जो ब्रिटिश द्वारा नियम बनाए जा चुके हैं इसका पूरी तरह से खंडन कर सकती है या समाप्त कर सकती है। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से जो है ये पावर, जो हमारी संविधान सभा है उसको ये पावर मिल जाती है। अब हम इसको ये समझ लेते हैं कि आखिर ये जो हमारी संविधान सभा है इसको तो इसलिए बनाया गया था कि ये संविधान का निर्माण कर सके, संविधान का निर्माण करने के लिए। लेकिन अब ये संप्रभु हो गई है तो ये कैसे किसी भी कानून को रद्द कर सकती है, ये कानून में संशोधन कैसे कर सकती है। इसका तो निर्माण तो हुआ है संविधान बनाने के लिए, ना कि संशोधन करने के लिए या किसी को समाप्त करने के लिए। उसको हम समझते हैं कि उसकी पावर इसको कहाँ से मिलती है, उसको हम ज़रा समझते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की बात करें या राजेंद्र प्रसाद की बात करें या गणेश वासुदेव मावलंकर की बात करें, इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। जब संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई है, प्रथम बैठक की बात करेंगे तो 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक होती है। तो प्रथम बैठक में बहुत ज़्यादा काम नहीं होता है, चूँकि प्रथम बैठक थी तो बस खाली परिचय होता है। तो इस समय हम देखेंगे तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर दिया जाता है 9 दिसंबर 1946 को। अब इसके बाद अगर हम देखेंगे, इसके एक दिन आतर कई के अगर हम देखें तो 9 के बाद 10 छोड़ के 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में स्वीकार किया जाता है या चुना जाता है संविधान सभा द्वारा। तो संविधान सभा द्वारा अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो संविधान सभा के अगर हम अध्यक्ष की बात करेंगे, अस्थायी अध्यक्ष की बात करेंगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन अगर हम यही बात करें गणेश वासुदेव मावलंकर की, तो ये भी क्या थे, ये भी अध्यक्ष थे। अब इनमें हम दोनों में अंतर थोड़ा समझ लेते हैं। दोनों में आखिर अंतर क्या है इसको हम समझ लेते हैं कि आखिर राजेंद्र प्रसाद भी अध्यक्ष हैं और ये भी अध्यक्ष हैं, तो इन दोनों अध्यक्ष में अंतर क्या है, इनके कार्य में क्या अंतर है, इसको हम थोड़ा समझते हैं। अगर हम यहाँ से देखेंगे, जब भी जो संविधान सभा है वो संविधान निर्माण के लिए कार्य करेगी, जब भी हमारी संविधान सभा संविधान निर्माण के लिए कार्य करेगी तो उसके अध्यक्ष जो होंगे वो राजेंद्र प्रसाद होंगे। अर्थात जब भी संविधान सभा संविधान बनाएगी तब उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे। लेकिन यही संविधान सभा अगर जो है यह एक संसद के रूप में कार्य करती है, मतलब अब ये जो है किसी भी नियम को रद्द कर सकती है, किसी भी नियम को जो है परिवर्तन कर सकती है, संशोधन कर सकती है, क्योंकि संशोधन का तो अधिकार संसद के पास होता है। तो जब भी संशोधन होगा तो उस समय जो अध्यक्ष होंगे वो गणेश वासुदेव मावलंकर होंगे। मतलब यहाँ से हम एक चीज़ समझ गए कि जो हमारे अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये अध्यक्ष तब रहेंगे जब संविधान सभा का निर्माण होगा। वहीं गणेश वासुदेव मावलंकर अध्यक्ष तब हो जाएंगे तो जब संविधान बना है उस संविधान में किसी संशोधन की बात होगी या किसी भी चीज़ को निरस्त करने की बात होगी, तो उस समय के जो अध्यक्ष होंगे वो गणेश वासुदेव मावलंकर होंगे।
यही जो है अगर हम देखेंगे तो यही तो हमारी अंतरिम संसद होती है, जो 1952 प्रथम आम चुनाव तक यही तो संसद के रूप में काम करती है। इसी को तो हम जो है अंतरिम संसद कहते हैं, यही हमारा अंतिम संसद रहता है। इसको हम फिलहाल आगे समझेंगे, तो हम थोड़ा सा और समझ लेते हैं। यहाँ पर अध्यक्ष को अगर हम देख रहे हैं जो गणेश वासुदेव मावलंकर हैं, यहाँ पर 1952 में अगर हम देखेंगे 1952 में प्रथम आम चुनाव होता है, प्रथम आम चुनाव होता है, आम चुनाव होता है। अब अगर इसको हम देखेंगे तो ये जो हमारा प्रथम आम चुनाव है 1952 में है, तो 1952 के पहले जो संविधान सभा चल रही थी, यही संविधान सभा संसद के रूप में कार्य करती थी। इसी संविधान जो हमारा संविधान सभा है, इस संविधान सभा के जब अध्यक्ष जो है गणेश वासुदेव मावलंकर होते हैं, तो यही संविधान सभा संसद के रूप में कार्य करती है। लेकिन अगर इसी संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते हैं, तो ये संविधान निर्माण के लिए कार्य करती है। तो 1952 में प्रथम आम चुनाव तक ये संसद के रूप में कार्य करती रही। 1952 में प्रथम आम चुनाव हो जाता है, तो फिर जो है संसद बन जाती है। अब इसके बाद एक चीज़ और हम देखेंगे, तो अगर हम देखें तो अगर हम देख रहे हैं कि 22 जुलाई की बात करें, 22 जुलाई 1947 की बात करें, 1947 में राष्ट्रध्वज को अपनाया गया। 22 जुलाई 1947 में राष्ट्रध्वज को अपनाया गया। और वहीं देखेंगे 22 जनवरी 1947 को, इससे पहले अगर हम देखेंगे 22 जनवरी 1947 की घटना को देखेंगे, तो इस समय जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, संविधान सभा की जो द्वितीय बैठक थी, तृतीय बैठक में जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, तो यहाँ पे जो है उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति मिलती है 22 जनवरी 1947 को। वहीं पर 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज को अपनाया जाता है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं, अब हम अपने संविधान पर पहुँचते हैं। अब जरा संविधान के बारे में देखते हैं। अब हम संविधान के बारे में समझते हैं। अब अगर हमारा संविधान को देखा जाए, तो संविधान हमारा बनने में 2 वर्ष का समय लगा था। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था हमारे इस संविधान सभा को बनने में। संविधान हमारे बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। इसके साथ साथ एक चीज़ और समझें कि ये जो हमारा संविधान बन के निर्माण हुआ, ये 60 देशों के, अगर देखा जाए 60 देशों के संविधान को अध्ययन किया गया। 60 देशों के संविधान को अध्ययन करने के बाद जो है भारतीय संविधान को बनाया गया। और ये जो भारतीय संविधान है, ये 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में जाके बनता है। अब ये जो है हमारा संविधान बन गया। अब इसको हम थोड़ा सा एक चीज़ और समझ लेते हैं कि जब भी किसी भी नियम और कानून को बनाना होता है, जब जो संविधान सभा बैठी थी, जो हमारी संविधान सभा के लोग थे, अगर उनको किसी भी नियम को या किसी कानून को बनाना है या किसी भी चीज़ को लागू करना है, तो उसको बनाएंगे कैसे? उसका एक प्रारूप होना चाहिए, जिस प्रारूप के तहत वो बनाया जाएगा। तो उसका एक प्रारूप होना जरूरी है, जिस प्रारूप के तहत बनाया जाएगा। अब इसके बाद हम देखेंगे कि इसीलिए इसी प्रारूप को तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया जाता है, जिसको प्रारूप समिति कहते हैं। अब उसको हम समझ लेते हैं कि आखिर प्रारूप समिति के गठन को समझते हैं थोड़ा। अब यहाँ प्रारूप समिति के बारे में समझते हैं कि पहली बात तो ये हमें पता चला कि प्रारूप समिति का गठन क्यों किया गया, क्योंकि किसी भी नियम और कानून को जब लिखा जाता था तो किसी एक प्रारूप के तहत लिखा जाएगा। अब जितने संविधान सभा के सदस्य थे, अगर उन्हें किसी भी नियम को बनाना है तो अब कैसे बनाएंगे? उसके लिए एक प्रारूप होना चाहिए, जिससे उसको वो अच्छी तरीके से लिख सके उस प्रारूप के तहत। तो इसीलिए प्रारूप समिति का गठन किया गया। अगर प्रारूप समिति में देखेंगे तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वी.आर. अम्बेडकर। वी.आर. अम्बेडकर को, भीमराव अम्बेडकर को जो है इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसके अलावा देखेंगे अल्लादी कृष्णाचारी अय्यर, एन. गोपालास्वामी आयंगर, कन्हैयालाल मनिकलाल मुंशी जो है इनका पूरा नाम है। और इसके बाद देखेंगे सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन. माधवराव और डी.पी. खेतान। ये सब अगर देखेंगे तो ये सब प्रारूप समिति के सदस्य थे और ये वी.आर. अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अब इसमें हम एक चीज़ और समझ लेते हैं कि जो एन. माधवराव थे, इससे पहले जो समिति का गठन हुआ था उसमें बी.एल. मित्र थे, लेकिन बी.एल. मित्र बाद में छोड़ देते हैं, किसी कारणवश इस समिति से अपने आप को बाहर कर लेते हैं। तो इनके स्थान पर एन. माधवराव को रखा जाता है। तथा जो है ये जब प्रारूप बन रहा था, समिति बन रही थी, प्रारूप समिति अपना काम कर रही थी, तो उसी बीच में अगर हम देखेंगे तो जो टी.टी. कृष्णाचारी हैं वो चल बसते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उनके स्थान पर डी.पी. खेतान
डीपी खेतान को इसका सदस्य बनाया जाता है। अब इसको हम एक बार फिर से देख लेते हैं कि प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष हैं वो BR अम्बेडकर हैं, तथा जो है उसके जो सदस्य की बात करेंगे अलादी कृष्णाचारी अय्यर हैं, N गोपाला स्वामी आयंकर हैं, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी हैं, सैयद मोहम्मद शादुल्ला हैं, N माधवराव हैं, DP खेतान हैं। अब हम ज़रा समझ लेते हैं कि अंतिम बैठक संविधान सभा की अंतिम बैठक के बारे में भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। अंतिम बैठक की बात किया जाए, अंतिम बैठक में अगर हम देखेंगे जो हमारी अंतिम बैठक है वो 24 जनवरी 1950 को होती है, संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है। तो इस अंतिम बैठक में क्या क्या होता है उसको हम ज़रा समझते हैं कि अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को ही अगर हम देखेंगे तो राष्ट्रगान को स्वीकारा गया था। यहीं अगर हम देख लेते हैं, इसको हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि 22 जुलाई, यहाँ पर हमने चर्चा किया है कि 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज को स्वीकार किया गया था। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज को स्वीकार किया गया था। वहीं 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को स्वीकार किया गया है, और इसी अंतिम बैठक के दिन जो है देखेंगे तो राष्ट्रगीत को भी स्वीकार किया गया है। ये दो चीज़ें इसको ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, तो इसको हम थोड़ा आराम से समझ लेंगे कि अंतिम बैठक होती है 24 जनवरी 1950 को, ये बैठक की 11वीं बैठक होती है। इसी दिन जो हम देखेंगे राष्ट्रगान को और राष्ट्रगीत को स्वीकारा जाता है। अब इसके बाद अगर हम समझेंगे तो जो संविधान सभा थी वो संविधान सभा बनने का उद्देश्य क्या था। अगर हम उसके उद्देश्य को समझें तो जो संविधान सभा बनी थी उसका उद्देश्य था कि संविधान का निर्माण करना। संविधान के निर्माण करने के लिए ही संविधान सभा बनी थी। आज ये अंतिम बैठक हो रही है, इसका मतलब ये है कि अब हमारा संविधान बन चुका है। अब हमारा संविधान बन चुका है। अब अगर हम देखेंगे जब हमारा संविधान बन ही गया है तो अब संविधान सभा की आवश्यकता नहीं है। यहाँ से अगर हम समझेंगे तो संविधान सभा की आवश्यकता यहाँ से समाप्त होती है, क्योंकि संविधान सभा का निर्माण इसीलिए हुआ था कि संविधान को बनाया जाए। आज हम देखेंगे तो संविधान सभा की अंतिम बैठक हो रही है, इसका मतलब संविधान सभा अब हमारा देखेंगे तो बन चुका है, संविधान बन चुका है। मतलब अगर हम समझे तो अब हमें संविधान सभा की कोई आवश्यकता नहीं है, संविधान सभा आज के बाद से भंग हो जाएगी। अब यहाँ से अगर हम देखेंगे तो जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अगर संविधान सभा के अध्यक्ष को देखा जाए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो चूंकि ये संविधान सभा भंग हो रही है तो संविधान सभा भंग होने की वजह से अगर हम इसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद की बात करेंगे तो अब ये भी ना तो अध्यक्ष रह पाते हैं और ना ही संविधान सभा के सदस्य रह सकते हैं, क्योंकि अब तो संविधान सभा ही भंग हो गई है। तो जब संविधान सभा भंग हो गई तो संविधान सभा के अध्यक्ष की और संविधान सभा के सदस्य की आवश्यकता क्या है। तो यहाँ से हम देखेंगे जो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं वो यहाँ से बाहर हो जाते हैं। अब चूंकि ये अध्यक्ष थे, अब ये बाहर हो गए तो सीधा मतलब ये है कि अब इनका जो है कोई काम नहीं है, यहाँ से संविधान सभा से अब ये ख़त्म हो गए, इनका कोई मतलब नहीं है। यहाँ से अब एक चीज़ समझते हैं कि अब इनको कहीं ना कहीं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अगर देखा जाए तो क्योंकि जो और भी सदस्य हैं संविधान सभा के और जो भी सदस्य हैं तो उसके अध्यक्ष के रूप में गणेश वासुदेव मावलंकर हैं जो उसकी अध्यक्षता करेंगे। जो वो संविधान सभा है अब वो संविधान सभा संसद के रूप में कार्य करेगी, लेकिन जो इस समय की संविधान सभा है आज तो ये भंग हो जाएगी। आज के बाद से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष नहीं रहेंगे, क्योंकि संविधान सभा नहीं रहेगी तो अध्यक्ष नहीं रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम देखेंगे तो जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं वो खाली हो गए, या यूँ कहा जाए बेरोजगार हो जाते हैं। यहाँ से हम देखेंगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बेरोजगार हो गए, अब उनके पास कोई काम है नहीं। तो इसको हम ज़रा समझते हैं बेरोजगार। अब जब बेरोजगार हो गए हैं तो जो इनके सदस्य हैं, अब इनके सदस्य को अच्छा नहीं लग रहा है कि जो हमारे अध्यक्ष हुआ करते थे आज वो बेरोजगार हैं, तो उनकी बेरोजगारी को दूर करने के लिए हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति पद का सृजन किया गया। फिलहाल ये अलग की बात है, मतलब राष्ट्रपति पद का सृजन किया गया, वो अलग की बात है कि बेरोजगारी ये सब अलग की बात है। यहाँ हम देखेंगे राष्ट्रपति पद का सृजन किया गया 24 जनवरी 1950 को, और राष्ट्रपति पद का जब सृजन हुआ तो प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को लाके बैठाया गया। अब हम यहाँ पे देख लिए हैं अंतिम बैठक हमारी हो गई, 11वीं बैठक हो गई, जिसमें हमने राष्ट्रगान को राष्ट्रगीत को स्वीकारा, राष्ट्रपति के पद का सृजन भी किया है। अब हम देखेंगे जो भारत है ये राष्ट्रमंडल की सदस्यता लेता है। ये राष्ट्रमंडल की सदस्यता लेने का क्या मतलब है, क्या ज़रूरत थी, उसको हम थोड़ा समझ लें हैं। अब अगर हम देखेंगे मई 1949 की बात करें, मई 1949 में जो संविधान सभा है या यूँ कहा जाए जो संसद है हमारा, वो राष्ट्रमंडल की सदस्यता लेता है। इसका क्या मतलब है, इसको हम थोड़ा समझते हैं। जो ब्रिटेन था उन्होंने कहा कि हम जिसको आज़ाद कर रहे हैं,
जिस देश को हम अपने आप से स्वतंत्र कर रहे हैं, उनके लिए ये ज़रूरी है कि वो राष्ट्रमंडल की सदस्यता ग्रहण करें। ये ब्रिटेन का कहना था कि जिसको भी हम आज़ाद कर रहे हैं, उनके लिए ये कंपलसरी है कि उनको राष्ट्रमंडल की सदस्यता लेना है। और राष्ट्रमंडल की सदस्यता को अगर हम देखेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ तो है जिसको हमें समझना चाहिए, जिसमें ये कहा गया है कि यदि आप राष्ट्रमंडल की सदस्यता लेते हैं, यदि कोई देश राष्ट्रमंडल की सदस्यता लेता है, तो उसको इंग्लैंड के राजा को अपना राजा मानना पड़ेगा, या यूँ कहें इंग्लैंड की रानी को अपनी रानी मानना पड़ेगा। यहाँ से देखेंगे तो राष्ट्रमंडल के जो संविधान सभा है, संविधान सभा ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता ली। संविधान सभा ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता ली। इससे हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी संविधान सभा है, उसने ये स्वीकार किया है, आज भी स्वीकार किया है कि जो इंग्लैंड का राजा होगा, या यूँ कहें जो इंग्लैंड की महारानी होगी, वो भारत की महारानी होगी। इससे यहाँ पर ये चीज़ तो समझ में आता है। मतलब इसको अगर हम थोड़ा सा दूरगामी नज़रिए से देखें, तो कभी भविष्य में अगर ऐसी संकट हो जाता है, जब भारत में शासन जो है बिखर जाएगा, तो एक अगर हम देखें तो यहाँ पर एक इंग्लैंड एक हस्तक्षेप कर सकता है कि भारत जो है मतलब भारत जो है, अगर देखा जाए, भारत जो है हमको राजा मानता है, मतलब हम भारत के राजा हैं। फिलहाल ये सब ऐसी कोई घटना होने वाली नहीं है, यहाँ पर ऐसी घटनाओं का कोई जिक्र का कोई मतलब भी नहीं। लेकिन हाँ, ये जो राष्ट्रमंडल की सदस्यता है, ये इस बात का प्रमाण है कि भारत जो है गुलाम था, ब्रिटिश का गुलाम था, अंग्रेज़ों का गुलाम था। ये राष्ट्रमंडल की सदस्यता ये बार बार हमें याद दिलाती है कि हम पहले गुलाम थे, आज आज़ाद हुए हैं। और ये राष्ट्रमंडल की सदस्यता मई 1949 में संविधान सभा द्वारा ली जाती है। अब इसके बाद हम एक चीज़ और देख लेते हैं, जो ये संविधान सभा बनी थी, उसमें कुछ और भी समितियां थीं, तो उन समितियों के बारे में भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, उन समितियों के बारे में जान लेते हैं। अब यहाँ हम समितियों को देख लेते हैं, और समितियों के साथ साथ उनके अध्यक्ष को भी देख लेते हैं, थोड़ा समझ भी लेते हैं। यहाँ पर जैसे देखा, एक समिति है, उस समिति के बाद अध्यक्ष है, पहला संचालन समिति है। अब ज़रा समझते हैं कि आखिर संचालन कौन करेगा। जब हमारी संविधान सभा बैठी थी, संविधान सभा का कार्य चल रहा था, तो उसको देखभाल उसके अध्यक्ष के रूप में कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पूरा उसको मतलब देख रहे थे कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कब भंग करना है, कब चलाना है, कब छुट्टी करना है, कब कौन जा रहा है, कौन नहीं जा रहा है। तो सारी चीज़ संचालन की जिम्मेदारी किसके पास थी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास थी, क्योंकि वो अध्यक्ष थे, तो इसलिए उनके पास सारी जानकारी थी। अब इसको अगर हम समझ लेंगे, तो ये जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, तो ये संचालन समिति के अध्यक्ष हैं। संचालन समिति के अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। क्यों हैं, ये भी हम समझ चुके हैं। इसके बाद देखते हैं संघीय संविधान समिति। जब भी संघ की बात करते हैं, मतलब केंद्र की बात करते हैं, तो वहाँ पर हम देखेंगे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। समिति और उसके अध्यक्ष के बारे में समझ लेते हैं थोड़ा सा, उसको भी थोड़ा देख लेंगे। जैसे है संचालन समिति। अगर हम संचालन समिति की बात करें, जो संविधान सभा थे, संविधान सभा को संचालन करने वाले कौन थे? अगर हम देखेंगे तो संविधान सभा के जो अध्यक्ष हैं, वही तो संविधान सभा को संचालित करेंगे। तो संविधान सभा के जो अध्यक्ष होते हैं, वही संविधान को संचालित करते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो संचालन समिति के जो अध्यक्ष हैं, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा में अगर हम देखा जाए तो संचालन का कार्य था उनका, तो इसलिए संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद हम देखते हैं संघीय संविधान समिति। जब भी हम संघीय संविधान की बात करेंगे, मतलब हम संघ की बात कर रहे हैं, और संघ मतलब केंद्र की बात करेंगे। जब भी केंद्र में अगर हम देखेंगे तो कौन बैठा था, तो वहाँ पे हम देखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री के रूप में जो है वहाँ पर थे। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो संघ की बात करेंगे, तो जब संघ की बात कर रहे हैं तो संघ में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो इसलिए हम ये समझ सकते हैं कि संघीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसके अलावा देखेंगे तो जो प्रांतीय संविधान समिति, अगर हम देखेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल को देखें, तो वो जो है कहीं ना कहीं जो है पास पड़ोस के जो राजा थे या देसी रियासतें थी, उनको भारत में मिला रहे थे। तो अगर इसलिए हम देखेंगे तो जो प्रांतीय समिति के जो अध्यक्ष हैं वो प्रांतीय समिति के जो अध्यक्ष हैं वो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष के बारे में B.R. अम्बेडकर के बारे में हमने थोड़ा विस्तृत नॉलेज ले चुके हैं। इसके बाद फिर संघ शक्ति, फिर भी जब हम फिर से संघ की शक्ति की बात कर रहे हैं, मतलब केंद्र की शक्ति की बात करेंगे, तो वहाँ पर फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम आ जाता है। वहीं मौलिक अधिकार समिति की बात करेंगे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, तथा राष्ट्र ध्वज समिति की बात करेंगे तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
तो ये समिति थी और समिति के अध्यक्ष थे, इसको हमने पढ़ लिया। अभी हमारा समाप्त होगा। अगली क्लास में हम प्रस्तावना के विषय में चर्चा करेंगे कि प्रस्तावना को हम अच्छे से समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।